हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूथ पब्लिकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि वॉल्यूम फर्स्ट के हैं। तो पहले वीडियो आपको कंटिन्यू मिल रही थी, बीच में कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन रहे थे, लेकिन अब आपको यह लगभग डेली आपको 1 आवर की या फिर 40-45 मिनट की वीडियो डेली मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको यूथ पब्लिकेशन का सॉल्यूशन देखना है तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए अगर हम बात करें आज के पहले क्वेश्चन से, तो देखिए क्या है। एक हीटर 12 आवर के लिए 230 वोल्ट सोर्स से 7 एम्पियर का करंट लेता है। ऊर्जा की खपत किलो 8 आवर में मतलब बताइए कि क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या मतलब है कि आपको एक 12 मतलब कि एक हीटर है जिसका वोल्टेज कितना दिया 230 वोल्ट, और वह करंट कितनी है 7 एम्पियर के लिए, और कितने घंटे के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो 12 घंटे के लिए यूज करते हैं। तो किलो वाट आवर में आपको इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, नॉर्मल है, बस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो। जैसे टी बराबर आपको 12 आवर दिया है, वी का मान यानी जो वोल्टेज है 230 वोल्ट दिया, और आई का मान दिया है 7 एम्पियर। क्लियर है। तो जो ऊर्जा की खपत होती है डब्लू बराबर वो होती है वी आई टी, वी आई टी। ठीक, तो वी आई टी अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है, बस आपको वी का मान दिया है 230, आई का मान दिया है 7 एम्पियर और 12। ठीक है, 12 जो है वो बेसिकली टाइम यानी कि टाइम का मान दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको 19,320 वाट आवर मिलेगा। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन बोला है कि किलो वाट आवर में, देखो यही डिफरेंस है कि आपको पता करना पड़ेगा। आपको मतलब हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए जो वी आई टी है, वी आई टी। अब देखिए वी इंटू आई जो है, यह बेसिकली इसकी जो यूनिट होती है वी इंटू आई की, वह होती है वाट, जिसको हम बेसिकली एक्टिव पावर बोलते हैं। तो वी इंटू आई का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। लेकिन जब किलो वाट आवर बोल दे तो वाट होती है, तो ये वी इंटू आई तो वाट में होगा, लेकिन टी का मान दिया है आवर में, तो वाट आवर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपसे बोला है कि किलो वाट आवर में बताओ। तो किलो वाट आवर में बताने के लिए आपको चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए आप डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक है, तो वो आपका क्या मिल जाएगा, किलो वाट आवर में मिल जाएगा। किलो वाट आवर में बदलना है तो 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी आपको मिला होगा। तो मिला है 19,320, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, तो हमको मिल जाएगा किलो वाट आवर। और डिवाइड करने के बाद हमको जो ऊर्जा की खपत हुई है वह 19.32 किलो वाट आवर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजीली, यानी निम्न में कौन सा विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देगा। क्या है, मिनरल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, हॉट वाटर, सी वाटर। ये आपसे पूछा है ना। अब देखिए जिसमें सॉल्ट की प्रॉपर्टी होगी वह वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो होने देगा। तो आप इनमें देख सकते हो कि कौन से वाले में आपका सॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो समुंदर के पानी में जो समुंदर का जल होता है सी वाटर, उसमें आपका सॉल्ट ज़्यादा होता है, नमक की मात्रा उसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वह इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फॉलो मतलब कि फ्लो होने देगा। तो समुद्र का पानी खारा होता है, अर्थात इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जिससे धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, तो साल्ट वाटर जो होता है वो कंडक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो कि समुद्र का पानी होता है जो कि खारा होता है, वह किसके कारण होता है, तो वो होता है नमक के कारण खारा होता है। इसी कारण से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जिससे उसमें धारा क्या होगी, आसानी से फ्लो हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, द मटेरियल विच ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस। ये क्या है, द मटेरियल विच ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, यानी एक ऐसा मटेरियल, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदर्शित करे, वह क्या कहलाता है। मैग्नेटिक मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंसुलेटर, या फिर कंडक्टर, चालक। तो बहुत ही आसान है, आप वो कह सकते हो कि ये क्या है, चालक होता है। चालक जो होता है बहुत ही कम प्रतिरोध उसका होता है, और चालक की कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, और उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अब देखिए अगर देखें तो वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध
अति निम्न यानी बहुत ही लो हो और उस पदार्थ में बेसिकली उस मटेरियल में जो करंट का फ्लो हो बहुत ही आसानी से हो, तो वह आपका कहलाता है कंडक्टर। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक यानी इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट की अगर हम बात करेंगे कंडक्टर की, तो वह होता है धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो प्रतिरोध ताप गुणांक का धनात्मक होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर का बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस उसके प्रोपोर्शनली क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो रेजिस्टेंस है वो तो मीडियम साइज का होगा, यानी कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होता है। ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है? निगेटिव होगा, जो सेमीकंडक्टर होगा। अब देखिए, जिस पदार्थ का प्रतिरोध अति उच्च होता है और उसमें धारक प्रवाह संभव नहीं होता वह इंसुलेटर कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसमें करंट का फ्लो ही नहीं होगा यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? यानी विद्युत आवेश जो होता है उसकी मात्रक बताना है आपको, इकाई बतानी है। तो देखिए, उसकी इकाई जो होती है वो होती है कुलम्ब। याद रखना, कितनी बार क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो आवेश की इकाई क्या होती है? कुलम्ब होती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें ध्यान से हम देख लेते हैं कि विद्युत आवेश की इकाई जो होती है वो कुलाम होती है और Q बराबर जो होता है C/V। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, जिसमें कैपेसिटेंस आपसे पूछा जाता है तो C बराबर होता है Q/V। ठीक है, ये भी कितनी बार आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना, जो ये सी है कैपेसिटेंस, जिसकी यूनिट होती है फैराडे या फिर फैराड, आप देख लोगे कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, तो ये भी याद रखना। इस हिसाब से अगर ये क्यू है, क्यू यानी कुलम, तो क्यू को आप निकालोगे तो C/V होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको इकाई बतानी होगी यानी यूनिट बतानी होगी तो सी का होता है फैराड और वी का होता है वोल्ट। फैराड वोल्ट आप बता सकते हो, क्यू की इकाई फैराड वोल्ट। और एक होता है फॉर्मूला इसका, क्यू बराबर I/T, यानी कि I/T, जिसमें हम कहते हैं करंट जो होती है Q/T होती है, यानी आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ये तो एकदम बेसिक चीज़, आप इसको पता ही होगा आपको इसके बारे में। तो Q/T, यहाँ से Q बराबर हो जाएगा I/T। तो I/T का मतलब क्या हो गया कि इसकी यूनिट अगर आपको बताना हो तो एक कूलम जो होता है वो बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड के। 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है जो कूलम होता है आपका। तो याद रखना, यूनिट क्या हो सकती है? फैराड इंटू वोल्ट, एम्पियर सेकेंड और कूलम। कूलम जो होती है वो वैज्ञानिक के नाम पे यानी एसआई यूनिट है, लेकिन अगर आपसे कोई व्युत्क्रमण यूनिट पूछे, ठीक है, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें उसके अगले क्वेश्चन की, देखिए क्या है दिया है। इफ़ टू इडेंटिकल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए, दो इडेंटिकल रेजिस्टेंस, देखो इडेंटिकल का मतलब क्या है कि समान रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी 4 ओम के हैं तो दोनों रेजिस्टेंस कितने ओम के होंगे? 4 ओम के होंगे, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, तो फिर उनका जो इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो होगा क्या? तो देखिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको फिगर बनाना है तो फिगर आप ऐसे बना सकते हो। ठीक, फिगर ऐसे बना सकते हो। ठीक, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, 4 ओम की दो मतलब की रेजिस्टेंस है, तो 4 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, तो 4 × 4, मैंने फॉर्मूला बताया है आपको कि अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो, दो रेजिस्टेंस है, देखो मैं आपको बताऊँ, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो उनका इक्विवेलेंट जो होगा उनका आधा आएगा। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली, आपको इतना लगाने की नीड नहीं है। आपको अगर इतना पता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको मैंने बताया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/R जब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो 1/R 1 + 1/R2, यानी जितने भी हों सबको इसी अकॉर्डिंग आप जोड़ते चले जाओ। ठीक है, अगर सीरीज कनेक्शन होता तो R इक्विवेलेंट बराबर होता R1 + R2, डायरेक्टली जुड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली जुड़ता है, तो याद रहे कि आपको डायरेक्टली जोड़ना है, फिर मतलब कि कनेक्शन देख लेना, सीरीज दिया है कि पैरेलल दिया है। पैरेलल के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा, सीरीज के लिए ये होगा। ठीक है, तो जब दो रेजिस्टेंस हो, सिर्फ दो रेजिस्टेंस की बात हो, तो आप डायरेक्टली R बराबर लिख सकते हो R1 R2
R1 प्लस R2। ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो R बराबर R1 R2 यानी 4 4 ओम का दोनों है, बटे 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 4 दूनिया 8, 2 दूनी 4। देखो 2 ओम आ गया ना, दो रेजिस्टेंस सेम है, दो रेजिस्टेंस सेम है और उनको पैरेलल में जोड़ा गया है, तो उनका इक्विवेलेंट जो होगा उनका आधा होगा, यानी 2 ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, गिवन द करंट आई एंड वोल्टेज वी ऑफ ए सर्किट एलिमेंट द पावर पी एंड एनर्जी डब्ल्यू आर गिवन बाई। एक परिपथ किया हुआ है, धारा और वोल्टता आई इंटू वी, तो शक्ति पी वाट ऊर्जा में क्या होगी। तो ऑप्शन आपके सामने पी और वी इंटू आई एंड डब्ल्यू 0 to पी डी टी। तो सारे के सारे ऑप्शन आप देखो, बताओ कौन सा करेक्ट होगा। PGCIL में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बस देख के ध्यान से आप बताइए क्या होगा। तो ये आपका होगा, जो पावर होती है, पावर पी और वी इंटू आई होती है, हमने कितनी बार आपको बताया है। ठीक है, जिसको आप लिखते हो 0 से पी इंटू टी टी। ठीक है, पी इंटू टी टी। जो एनर्जी होती है वह पावर की क्या होती है, 0 से टाइम टी तक पी इंटू डी टी हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। या फिर सॉरी, एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी इंटू आई इंटू टी, ऐसे लिखते हैं। अगर इसको समाकलन फॉर्म में लिखें कि 0 से टी तक वेरी कर रही है, तो ये होगा 0 से टी पी इंटू डी टी, या फिर पी इंटू डी टी नहीं लिखे तो वी इंटू आई डी टी आप लिख दो। बट पावर आपकी क्या होती है, वी इंटू आई होती है, और एनर्जी जो होती है वी आई टी होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट फॉर एनर्जीज। एनर्जी के लिए एसआई यूनिट क्या होती है, ऊर्जा। एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है। तो ऊर्जा की खोज किसने की थी। बेसिकली हम एनर्जी किस में पढ़ते हैं, तो एनर्जी हम पढ़ते हैं जूल में। किस में पढ़ते हैं, जूल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा जूल। तो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है, ऊर्जा की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है। और जो ऊर्जा होती है वह कैपेसिटी टू डू वर्क डन। ठीक है, यानी कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यह स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत, रासायनिक नाम के अन्य रूपों में हो सकती है। यानी जो ऊर्जा होगी वह किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और हर एक केस में जो ऊर्जा होगी उसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, जूल ही होगी। क्या होगी, जूल ही होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ऊर्जा एक प्रोसेस है। ऊर्जा क्या है, एक प्रोसेस है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, ऊर्जा का अगर आप नियम पढ़ोगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो उसमें क्या बताता है कि एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही जनरेट कर सकते हो। ऊर्जा को सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ऊर्जा को ना आप पैदा कर सकते हो, ना ही तो ख़त्म कर सकते हो। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक है, अगर ऊर्जा की बीमा आपसे पूछते तो इम्पॉर्टेंट है, इस बीमा को आप याद रखो, ml² T⁻²। ml²T⁻², जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बैटरी ऑफ ए फ्लैश लाइट डेवलप 3 वोल्ट and the current through the bulb is 200 milliampere. Calculate the energy absorbed by the bulb in a 5-minute period. एक फ्लैश लाइट की बैटरी कितना दिया, 3 वोल्ट बनाती है, और बल्ब में जो धारा है वो 200 मिली एम्पियर है। तो 5 मिनट समय के दौरान बल्ब द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा की गणना करें। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में आपको समझ में क्या क्या आ रहा है कि आपको दिया क्या क्या चीज़ है, वी दिया है, आई दिया है, और टी टाइम, 3 चीज़ आपको दे दिया है। तो फिर क्या पूछा, अवशोषित ऊर्जा। तो डब्ल्यू बराबर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, वी इंटू आई इंटू टी, यही वाला फॉर्मूला होता है, बस यही फॉर्मूला लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है वी का मान 3 वोल्ट, धारा दिया है 200 मिली एम्पियर। अगर 200 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करें तो 200 × 10⁻³ क्योंकि मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³, इसको करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। और जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो समय दिया है वो कितना दिया है, 5 मिनट दिया है। अगर इसको घंटे में चेंज करना है तो 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5/60 आवर। ठीक है, तो ऊर्जा जो आपकी होती है वो क्या होती है, V इंटू आई इंटू टी, ये मैंने बता दिया, बस इस फॉर्मूले में रख दो। V का मान 3 गुणे, आई का मान 200 × 10⁻³ × 5/60। ठीक है, वाट आवर में आपको बता देना है, तो बस निकाल देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5 × 10⁻³ वाट आवर। अगर आप नहीं चाहते तो फिर E = 50 मिली वाट आवर
मिल जाएगा। तो एक कैलकुलेशन का मतलब कि मामला है, आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। देखो कुछ क्वेश्चन ये एनर्जी वगैरह का ये फॉर्मूला आप याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि व्हाट इज द करेंट थ्रू एन एलिमेंट इफ द चार्ज इंटायरिंग मतलब इंटरिंग द एलिमेंट इज क्यू बराबर 10t कूलम्ब। अब देखिए क्या है, एक अवयव में धारा क्या होगी यदि अवयव में प्रवेशित आवेश Q बराबर 10t कूलाम हो। ठीक है, अब देखिए Q का मान कितना दिया है, Q दिया है आपको 10t कूलाम और I आपसे पूछ रहा है। तो I बराबर होता क्या है, I बराबर होता है Q/T, Q/T ही होता है। I बराबर क्या होता है Q/T, ये आपको मैंने बताया अभी कि Q बराबर I इंटू टी, तो I बराबर Q/T। Q का मान दिया है 10t बटे टी आपको है ही टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 10 एम्पियर, क्योंकि करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है 10 एम्पियर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्या है, द लोड रेजिस्टेंस इन ए 220 वोल्ट सर्किट इज 40 ओम, डिटरमाइन द लोड करेंट। यानी 220 वोल्ट के परिपथ में भार प्रतिरोध 40 ओम, भार धारा की गणना कीजिए। अब देखिए आपको वोल्टेज दिया है, आपको प्रतिरोध दिया है, तो सिर्फ लोड करंट ही बताना है ना, तो कौन सी बड़ी बात है, लोड करंट आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हो। ठीक है, तो लोड करंट के लिए आप I बराबर V बटे R कर दो, बस आपको निकल के मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। तो 220 बटे 40 कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा 5.5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज 12 वोल्ट। इनमें कौन युक्ति 12 वोल्ट प्रदान करती है, कौन सी युक्ति 12 वोल्ट प्रदान करती है। अब देखिए 3 युक्ति आपके सामने है, एक यहाँ पे है 4 वोल्ट और 3 एम्पियर की, एक है 2 वोल्ट 6 एम्पियर की, एक है 6 वोल्ट 2 एम्पियर की, एक 3 वोल्ट 4 एम्पियर की है। तो पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई 12 वोल्ट, कौन सी सप्लाई कर रही है 12 वोल्ट को। ठीक है, ध्यान से समझना, सप्लाई पूछा है ना कि कौन सी 12 वोल्ट को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, सप्लाई पूछा है आपसे। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है बी एंड सी। अब देखिए कैसे, तो जब भी आपको सप्लाई करना है ना, थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए एनर्जी जब आपको डिलीवर करना होता है, एक टर्मिनल ये है, ए निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो तो इसका मतलब करंट जो होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी। क्या मैं बोला, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी। ठीक है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी, या फिर आप कह सकते हो करंट निगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगी। तो उस कंडीशन में जो मतलब आपके पास सोर्स मतलब जो एनर्जी होगी वो क्या करोगे, आप एज ए सोर्स काम करोगे, एज ए डिलीवर एनर्जी की तरह काम करेगा। यानी एनर्जी को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, एनर्जी को सप्लाई करेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन अगर हो तो मैंने बता दिया, एक कंडीशन क्या है कि करंट जो हो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले या फिर निगेटिव टर्मिनल से इंटर करे। दूसरा केस क्या है, तो जब भी ऐसा केस आपको मिले तो इसका मतलब है कि वो सोर्स की तरह काम करेगा। ऐसे कैसा वर्क करेगा, सोर्स की तरह। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जैसे एक बैटरी है, ठीक, ये बैटरी है और इसमें करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रही है, निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, जो आई है, मान लीजिए ये आई है, तो आई जो है पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर की, निगेटिव से बाहर निकल गई। तो इस कंडीशन में जब भी जो करंट होती है पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करती है और निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है, तो वह बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, या फिर आप कह सकते हो कि वह लोड की तरह काम करेगा। यानी वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या बोला, कि ये कैसा बोला है आपको, कैसा बोला है, सप्लाई कर रहा है। सप्लाई करने का मतलब क्या है कि करंट देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल, लेकिन आप यहाँ देखो ना, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रही है और इसमें भी देखो तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रही है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये एब्जॉर्ब वाले केस हैं और ये दोनों जो हैं वो किसके हैं, डिलीवर वाले यानी सप्लाई वाले केस हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या है,
स्रोत के धनात्मक टर्मिनल से सदैव धारा निकलती है और ऋणात्मक टर्मिनल से स्रोत में धारा प्रवेश करती है, अतः बी व सी स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। बी और सी दोनों 12 वाट सप्लाई करेंगे क्योंकि धारा उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होती है। तो नॉर्मल है, ये चीज़ आप पढ़ लो, लेकिन मैंने जो बताया उस चीज़ को आप याद रखो, बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की यूनिट क्या होगी? पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है ना, मैंने कितनी बार बताया, पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। और पावर ऑफ वी इंटू आई होता है, वी इंटू आई। ठीक है, जब भी देखो पावर दे और कुछ भी ना लिखा रहे उसके आगे कि एक्टिव पावर है, ट्रू पावर है, कि अपरेंट पावर है, कि रिएक्टिव पावर है, तो आप हमेशा उसको एक्टिव पावर मान के चलना। ठीक है, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा उसको क्या मान के चलना? एक्टिव पावर मान के चलना, और उसकी यूनिट क्या होगी? वाट होगी। ठीक है, तो क्या है, शक्ति की इकाई वाट होती है। जब किसी परिपथ में विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस परिपथ में 1 वाट शक्ति व्यय मानी जाएगी, या वाट कार्य करने की वह दर है जो 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय करती है। तो ये सब नॉर्मल है, इस चीज़ को आप पढ़ लो, बट मैं जो बता रहा हूँ बस उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनते चलो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है, इन अ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज। अब देखिए, प्रतिरोध के श्रेणी समांतर क्रम के संयोजन में प्रतिरोध की न्यूनतम आवश्यक संख्या होती है। क्या 1 होगी, 2 होगी, या फिर 3 होगी, या 4, जो भी है, मतलब ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन के हिसाब से आपसे पूछा है। तो देखिए, श्रेणी समांतर कनेक्शन आपको दोनों करना है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, यानी 3 रेजिस्टेंस होगा, ताकि दो चीज़ अगर आपकी सीरीज में जुड़े तो एक पैरेलल में जुड़ जाए, दो चीज़ पैरेलल में जुड़े तो एक किस में जुड़ जाए? सीरीज में जुड़ जाए। तो हमेशा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो मिनिमम, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मिनिमम। ठीक है, न्यूनतम, क्वेश्चन में जो बोला वो क्या है? न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं बोला है, मिनिमम बोला है। ठीक है, कि डिस्टेंस द मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम अगर मिनिमम बोला है तो उसके अकॉर्डिंग ही तो आप बताओगे ना। मिनिमम का मतलब कि कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कम से कम 3 होना चाहिए जब आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना होगा, तो मतलब कॉम्बिनेशन दोनों का हो, सीरीज भी हो पैरेलल भी हो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति बराबर जो होता है P बराबर W/T, W/T होता है। और इसकी यूनिट अगर हम देखें तो जूल बटे सेकेंड या फिर वाट आप बोल सकते हो। ठीक है, जूल बटे सेकेंड, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल रेजिस्टेंस connected in series across a certain supply are now connected in parallel across the same supply, the power produced will be that of series connection। यानी पहले देखो क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से समझो क्या है, कि यदि किसी आपूर्ति से श्रेणी क्रम में संयोजित दो समान प्रतिरोध अब उसी आपूर्ति से समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उत्पन्न विद्युत शक्ति श्रेणी संयोजन का कितना हो जाएगी। यानी जब हम देखिए, जब दो रेजिस्टेंस था, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ए है, एक रेजिस्टेंस ए है, इनको हमने सीरीज में किया तो इनसे कुछ ना कुछ क्या होगी? पावर होगी, कुछ ना कुछ शक्ति होगी, कुछ ना कुछ पावर होगी। फिर इन्हीं रेजिस्टेंस को मैंने, मान लो कि इसमें कोई वोल्ट लगा रखा था, कि मतलब सप्लाई कोई लगा रखी थी 230 वोल्ट, तो उसके कारण से टोटल कुछ ना कुछ पावर आपको मिली होगी इस सर्किट में। फिर हमने उसी रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। किस में? पैरेलल में। फिर उसी सप्लाई से, यानी जो 230 वोल्ट है उसी सप्लाई से इसको हमने जोड़ दिया। उस कंडीशन में कितनी पावर होगी, यही आपसे पूछ रहा है। यानी सीरीज में कितनी हो रही है, सीरीज की कितनी गुना होगी, यानी कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी, यही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, दो परिपथ आपको ऐसे दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन भी आपका क्या है कि इक्वल होगी, आधा होगी, दोगुना होगी, या 4 गुना होगी, क्या होगी। अब देखिए, दो परिपथ आपके सामने ये दिख रहा है। ठीक है, एक जो है ये सीरीज कनेक्शन है, एक पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, वी वोल्ट की सप्लाई इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है, रेजिस्टेंस का मान आर इसमें भी है, इसमें भी आर ही मान है। तो देखिए, इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर हम बात करें तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R होगा। कितना होगा? 2R होगा। और इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? R/2 होगा, क्योंकि मैंने बताया दो रेजिस्टेंस सेम हो तो उनका इक्विवेलेंट पैरेलल में आधा हो जाता है, तो R/2 हो जाएगा। तो परिपथ की शक्ति, परिपथ की शक्ति अगर हम बात करें तो परिपथ की शक्ति P बराबर होता है V² बटे R।
अगर आई रहता तो आई स्क्वायर आर करते, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में आपको वोल्टेज ही दिया है, तो वोल्टेज के लिए P1 के लिए यानी सीरीज कनेक्शन जो होगा V²/2R होगा, और P2 के लिए V²/R/2 होगा, V²/R/2। तो यहाँ से R/2 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 2V²/R, 2V²/R, जिसको आप कह सकते हो कि 4V²/2R। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखोगे कि V²/2R, ध्यान से समझना, P2 बराबर, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि P2 बराबर जो होगा वो, ये देखिए 4V²/2R, यहाँ पे देखो ना V²/2R, तो V²/2R बराबर कितना, P1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे P1, यानी जो पैरेलल कनेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, किसका, सीरीज वाले का। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मास, वॉल्यूम, एनर्जी, इंथैल्पी एंड इंट्रॉपी आर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, तापीय धारिता और इंट्रॉपी उष्मागतिक गुणधर्म हैं किनसे। तो ये होते हैं आपके व्यापक, एक्सटेंसिव व्यापक, मतलब कि गुणधर्म है। ठीक है, तो द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, तापीय धारिता और एंट्रोपी व्यापक उष्मागतिकी व्यापक गुणधर्म है। ठीक है, उष्मागतिकी मतलब उष्मागति के व्यापक गुणधर्म होते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या है देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला है, ये फिलामेंट लैंप इज रेटेड 120 वोल्ट एंड 80 वाट्स। द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस लैंप ऑन 230 वोल्ट मेन सीरीज। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक तंतु लैंप को 120 वोल्ट 80 वाट पर निर्धारित किया गया है। 230 वोल्ट मुख्य लाइन पर इस लैंप को संचालित करने के लिए श्रृंखला प्रतिरोध का मान कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए 120 वोल्ट है, 80 वाट है। ठीक है, 120, एक लैंप जो है 120 वोल्ट 80 वाट है, 230 वोल्ट का मतलब सप्लाई लगाए हैं, और जो रेजिस्टेंस इसका है वो आर है, वही आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो 120 वोल्ट 80 वाट है, तो यहाँ से इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा रेजिस्टेंस, इसका कुछ रेजिस्टेंस निकलेगा। आई आपको पता नहीं है कि कितना आई है, आई दिया है क्या, आई नहीं दिया है आपको, तो फिर भी आप रेजिस्टेंस बता ले जाओगे क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए जब हम निकालेंगे तो जो बल्ब है, बल्ब का जो करंट होगी, ठीक है, जो बल्ब बनाए थे उसका 120 वोल्ट दिया था, और जो पावर थी वो कितनी थी, 80 वाट थी। तो P बराबर होता है V इंटू आई। तो V इंटू आई से आप क्या निकाल लोगे, करंट निकाल लोगे। तो करंट आपको पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। तो करंट आप निकालोगे तो I बराबर 2/3 एम्पियर आपको मिलेगा। ठीक है, I बराबर 2/3 एम्पियर मिलेगा। तो उस कंडीशन को आप समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कंडीशन को अगर आप समझो कि जो बल्ब है और जो रेजिस्टेंस वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। पहले ध्यान से समझना, सीरीज में है, यानी मान लो एक एक बल्ब था और इसके सीरीज में हमने ये लगाया था, और ये 230 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दे रखी थी, इसी आर का मान आपको बताना था। तो यहाँ से करंट जो गई वो गई 2/3। तो ये कनेक्शन किस में, सीरीज में, तो इसका मतलब यहाँ 2/3 एम्पियर है, तो यहाँ भी कितना होगा, 2/3 एम्पियर होगा। यानी करंट आपको पता चल गई, नॉर्मली क्या पता चल गई, करंट पता चल गई। अब निकालोगे कैसे आप रेजिस्टेंस का मान, देखो तो जो V होगा यानी जो सोर्स वोल्टेज होगा, एक बंद परिपथ में अगर आप KVL लगाते हो तो टोटल वोल्टेज और उनका वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि हर एक वोल्ट मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ये बल्ब है तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसके सीरीज में एक आर जुड़ा हुआ है, ये मतलब सप्लाई वोल्टेज हमने लगाया। ठीक, ये है आपको मान लीजिए ये बल्ब था तो बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये मान लीजिए आर था। तो जो मतलब इसमें अगर आप KVL लगाओगे तो ये मान लीजिए 230 वोल्ट है, और करंट आपकी यहाँ से आई जा रही, मान लीजिए ये भी आर था, मैं समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। तो टोटल वोल्टेज आप जब निकालते हो तो 230, ठीक है, प्लस यानी टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, ठीक है, माइनस से पकड़ेंगे, इस टर्मिनल से KVL अगर आप लगाओगे तो -230 वोल्ट प्लस आई इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 230 वोल्ट मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए, तो V लैम्प के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो जो V होगा यानी 230 वोल्ट, वह लैम्प के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और प्रतिरोध के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो जो V यानी टोटल वोल्टेज है वो 230 दिया है, जो लैंप है वो 120 वोल्ट पर है। कितने पर? 120 वोल्ट पर। तो प्लस प्रतिरोध के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 2/3 इंटू आर, क्योंकि आई इंटू आर होता है जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो आई का मान 2/3 है, इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू आर, तो 120 इधर आएगा तो 230 वोल्ट माइनस 120 हो जाएगा, बराबर 2/3 आर होगा। तो आर आप निकाल लोगे तो 110 गुणे 3/2 मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर जो हो जाएगा 165 ओम हो जाएगा। तो आप इसको कई तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि इस तरह से नहीं इस तरह से हम लगाएंगे, कोई वैसी बात नहीं है, आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते थे तो आप क्या करते, पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते कि आर बराबर जो था वो होता है V²/P, क्या हो जाता है V²/P, तो V² जो था 120 गुणे 120/80, तो ये डिवाइड कर देते, फिर ये निकाल लेते। ठीक है, 15 हो जाता, 15 12 गुणा करेंगे 180 ओम, कितना हो जाएगा? 180 ओम हो जाएगा। 180 ओम हो जाएगा, तो जो एक रेजिस्टेंस है वो 180 प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 180 प्लस आर। तो जो वोल्टेज है तो आई बराबर होता है V/R। तो आई का मान तो आपको 2/3 पहले ही मिला है, V आपको 230 दिया है, आर कितना है? 180 प्लस आर। तो आप कैसे निकालोगे कि आर बराबर जो होता है वो V/I होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आर का मान दिया है 180 प्लस आर बराबर V का मान 230/I का मान 2/3 ऊपर कर देना। फिर यहाँ से क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको 115 हो जाएगा। तो 180 प्लस आर, ठीक है, 115 का गुणा अगर हम 3 में करें तो कितना हो जाएगा? 115 गुणा 3×5 = 5, 3 एकम 3 1 4, फिर 3 एकम 3, 345। अब 180 को 345 से आप माइनस कर देना तो आपका आई थिंक आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 345 को हम डिवाइड करेंगे 180 से, मतलब वो सारी माइनस करेंगे तो ये 5 होगा, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। तो 165 ओम आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तरीका आपके पास बहुत है, आप जो इस्तेमाल करना चाहो वो यूज कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग की जाने वाली 2.4 वोल्ट शक्ति आपूर्ति 2 एम्पियर की अधिकतम निर्गत विद्युत धारा को प्रदान करती है। प्रकाश व्यवस्था को 0.5 वाट बल्ब का उपयोग कर डिजाइन किया गया है। बल्ब की अधिकतम संख्या जो आपूर्ति से उसकी अधिकतम शक्ति का 80% से अधिक किए बिना संयोजित किए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें पूछा क्या है। कह रहा है कि एक प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग की जाने वाली 24 वोल्ट शक्ति आपूर्ति 2 एम्पियर की अधिकतम निर्गत विद्युत धारा को प्रदान करती है। यानी 24 वोल्ट की शक्ति है और वो 2 एम्पियर की अधिकतम विद्युत धारा प्रदान कर सकती है। प्रकाश व्यवस्था को 0.5 वाट बल्ब का उपयोग कर डिजाइन किया गया है। यानी जो बल्ब बनाया गया है वो 0.5 वाट का बनाया गया है। तो बल्बों की अधिकतम संख्या, बल्बों की कितनी संख्या? अधिकतम संख्या जो शक्ति आपूर्ति से उसकी अधिकतम शक्ति का 80% लेती हो। यानी जो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी सिर्फ उसका 80% ले रही हो तो कितने किए जा सकते हैं, तो बल्बों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो देखिए बल्बों की संख्या आप कैसे बताओगे, तो V आपको 24 वोल्ट दिया है, I आपको 2 एम्पियर दिया है, तो शक्ति आप बता सकते हो पहले, पावर। तो पावर जो होती है V/I होती है, तो 48 वाट आपको मिलेगी। कितनी मिलेगी? 48 वाट मिलेगी। तो बल्बों की संख्या जो होगी हम निकालेंगे कि जो जितने मतलब वाट आपको मिला, जितनी पावर है, तो n माइनस कितना परसेंट है? 80% उसका इस्तेमाल करता है। 80% का मतलब कि 80% तो यूज होता है ना, बचता कितना है? 20%। तो 20% मतलब 20/100 कर देंगे, तो आप निकालेंगे 48 का जो 20% होगा, ठीक है, 48 का 20% जो होगा वो 9.6 होगा, 9.6। और जो मतलब कि एक बल्ब का वाट है वो कितना है? 0.5 है। कितना है? 0.5 है। ध्यान से समझना कैसे मैंने निकाला कि टोटल वाट आपको कितना 48 वाट मिला,
48 में से हमें घटाना है, सिर्फ 80% क्या होता है हमारा इस्तेमाल हो जाता है, बचता कितना है 20% हमारा वेस्ट होता है। तो 20%, 48 का 20% जो होता है वो 9.6 होता है। कितना होता है 9.6। और एक बल्ब की जो रेट है मतलब रेटिंग है वो है 0.5, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ बल्ब्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ बल्ब्स आ जाएंगे। बेसिकली मैथ्स है तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हो। तो डिवाइड करना तो आपको 76.8 मिलेगा। कितना मिलेगा 76.8। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रति सेकंड 1 लाख इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण करता है। यानी अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो कितना विद्युत धारा का निर्माण होगा। तो एन बराबर आपको 1 लाख दिया है और ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो होता है 1.6 × 10⁻19। कितनी बार ये भी पूछा गया है। तो टी बराबर आपको 1 सेकेंड दिया है तो आई बराबर होता है Q/T। और Q बराबर होता है एन इंटू ई। ये क्वेश्चन कई बार हमने लगाया है ऐसे क्वेश्चन। तो Q बराबर एन इंटू ई होता है। बस फॉर्मूला आपको पता हो, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलते रहो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे सॉल्व होते चले जाएंगे। तो आई बराबर Q/T होगा, Q बराबर एन इंटू ई। तो आई बराबर एन इंटू ई बटे टी, आई बराबर एन इंटू ई बटे टी। तो आई बराबर एन का मान कितना दिया 1 लाख, कितना दिया है 1 लाख। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19। बस क्या करता हूँ बटे टी का मान तो 1 दिया है क्योंकि 1 सेकंड में ही पूछा है आपसे। तो आप आसानी से बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कितना मिला है आपको 1 लाख गुणे 1.6 × 10⁻19 बटे 1। तो 1 लाख का मतलब 10⁻5, बस 1.6 × 10⁻19। अब 10⁻5 और 10⁻19 अगर ये चीज़ बराबर है तो घात क्या होती है आपस में जुड़ जाती है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में। तो 5 में से 19 जाएगा कितना बचेगा -14। तो 1.6 × 10⁻14 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हीट इज ट्रांसफर्ड इन एयर एंड वाटर बाई, यानी वायु व जल में उष्मा का स्थानांतरण निम्न के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने क्या है, केवल विकिरण, आइदर कंडक्शन और रेडिएशन, यानी या तो चालन द्वारा या विकिरण द्वारा, कंडक्शन ओनली, कन्वेक्शन ओनली। तो संवहन। ठीक है, तो जो जल होगा और वायु होगी वहाँ उष्मा का स्थानांतरण केवल संवहन द्वारा होता है। उष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं संवहन कहते हैं। यह प्रक्रिया केवल द्रवों तथा गैसों में ही होता है, ठोसों में नहीं होता। तो याद रखना कन्वेक्शन वाला जो प्रोसेस होता है उसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ और सिर्फ गैसों में होता है और द्रवों में होता है। तो जल और वायु क्या है गैस हो गई आपकी, द्रव यानी जल जो है क्या है द्रव है। तो वहाँ पे हम यूज करेंगे केवल और केवल कौन सा, कन्वेक्शन मेथड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 हीटर रेटेड एट 1000 वाट 250 each are connected in series across a 250 volt 50 hertz AC means the total power drawn from the supply would be in watt। आपको वाट में बताना है। तो देखिए क्या है, 2 हीटर हैं और दोनों की रेटिंग कितनी है 1000 वाट और 250 वोल्ट। क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना। 250 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज की मुख्य प्रत्यावर्ती धारा AC से 1000 वाट 250 वोल्ट के 2 हीटर श्रेणी में जोड़े गए हैं। आपूर्ति से कुल वाट शक्ति निर्गत होगी। तो पहले ये था DC, अब इसको हमने दे दिया AC। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी मतलब की पावर आपको मिलेगी। तो देखिए आपने AC में सप्लाई कर दिया, सप्लाई जो है AC दे दिया तो 1000 वाट। ठीक, 1000 वाट है 250 वोल्ट है, इसका भी 1000 वाट 250 वोल्ट है, दोनों आइडेंटिकल हैं, इनको सीरीज में जोड़े हैं हम। तो प्रत्येक लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि एक लैंप में कितना प्रतिरोध होगा। यानी अगर हम कहें तो यह वाले लैंप का प्रतिरोध कितना होगा तो R बराबर होता है V²/P। तो V² का मान दिया है आपको 250, तो 250 × 250 बटे 1000 तो 3 जीरो से 1 कैंसिल होगा। तो 25 कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा R बराबर 62.5 ओम निकल के आएगा एक रेजिस्टेंस का। कितना निकल के आएगा, एक
बल्ब का रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी 62.5। दोनों कनेक्ट किस में, सीरीज में, तो इनको ऐड कर देंगे तो 62.5 ऐड करने पर हमको मिल जाएगा यह लगभग कितना मिल जाएगा, 62.5। तो ये 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 6 6 12 125 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना होगा, 125। तो टोटल रेजिस्टेंस 125 होगा। और हमने एसी से जोड़ा है तो उसका सप्लाई वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट है। तो उस परिपथ में करंट कितनी होगी, तो आई बराबर वी बटे आर। तो वी आपको 250 दिया है और आर का मान आपको दिया है 150। तो डिवाइड करेंगे तो आपको 2 एम्पियर मिलेगी करंट पार्टिकुलर सर्किट में। यानी यह जो सर्किट है इसमें करंट जो होगी वो कितना होगी, 2 एम्पियर की फ्लो होगी। कितनी होगी, 2 एम्पियर। तो कितनी सप्लाई करेगा, वी इंटू आई। कितनी सप्लाई करेगा, वी इंटू आई। तो वी इंटू आई, वी का मान दिया है आपको 250, आई का मान दिया है 2। तो 250 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 500 वाट। कितना मिल जाएगा, 500 वाट मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क हैविंग 5 रजिस्टर ऑफ ईच 10 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी एक 5 ओम है और एक 10 ओम है, दोनों को कनेक्ट कर दिए हैं किस में, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितना होगा। तो बढ़िया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतने ही। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट भी होगी और वॉल्यूम सेकंड भी होगी। ओके, थैंक यू।